जय श्री कृष्ण प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके चैनल रिश्तों की कहानियों पर। आप सुन रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सी प्यार, पछतावे, गलतफहमी और जुनून से भरी कहानी बाउंडेड लव। प्यार से बंधा एक अटूट रिश्ता, ओनली ऑन रिश्तों की कहानियों पर। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि दोस्तों, अगर आप स्टोरी लवर हैं, कहानियाँ सुनने में रुचि रखते हैं, तो चैनल पर ऐसी ही और भी कई पारिवारिक और रोमानी कहानियाँ उपलब्ध हैं जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आपने सुना कि निकिता जर्मनी में अपनी 6 साल की 2 जुड़वा बच्चियों इशिका और इशिता के साथ रहती है। इशिका जहाँ हंसमुख, शरारती और मासूम है, वहीं इशिता आदित्य की कार्बन कॉपी यानी फुल ऑफ एटीट्यूड है। निकिता निखिल और विधि की शादी और बच्चों को इंडियन कल्चर सिखाने के लिए अपना बिजनेस और बच्चों को लेकर इंडिया शिफ्ट हो जाती है। निकिता एक बहुत बड़ी फैशन कंपनी की ओनर बन चुकी है और एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। इंडिया आते ही निकिता का सामना किसी लड़की से होता है जिसे वह कभी भी नहीं मिलना चाहती। अब आगे काया निकिता से कहती है, मुझे ये फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए तुम दूसरा फ्लेवर ले लो। यह बोलकर वह आइसक्रीम उठाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन निकिता उससे बोलती है, वह पहले मैंने ख़रीदा है और ये फ्लेवर मेरा फेवरेट है और इस शॉप पे भी पहले मैं आई हूँ, इसलिए बेहतर होगा तुम कुछ दूसरा देख लो। उसकी आवाज़ काया को कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन वह ज़्यादा ध्यान नहीं देती और निकिता का एटीट्यूड देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है, तुम समझते क्या हो खुद को, मैं चाहूँ तो खड़े खड़े बेकरी खरीद सकती हूँ, मैं आदित्य मेहरा की गर्लफ्रेंड हूँ। उसकी बात सुनकर तो निकिता का दिमाग और भी खराब हो जाता है। वो बोलती है, तुम आदित्य मेहरा की गर्लफ्रेंड हो चाहे उसकी रखैल, आई डोंट केयर अबाउट इट। अब मुझे मेरी आइसक्रीम दो और यहाँ से निकलो। उसकी लैंग्वेज सुनकर तो काया का चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। इससे पहले कि कुछ बोलती तभी पीछे से आदित्य आते हुए बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ, और काया तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। आदित्य की आवाज़ सुनकर निकिता कुछ देर के लिए अपनी अतीत की यादों में खो जाती है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर पलटकर आदित्य को देखती है। इन 6 सालों में आदित्य और भी ज़्यादा हैंडसम हो गया था। आदित्य को वहाँ देखकर काया के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो उससे चिपकते हुए बोलती है, आदित्य देखो ना, ये बदतमीज लड़की मुझे परेशान कर रही है और वो भी सिर्फ एक आइसक्रीम के लिए। उसकी बात सुनकर आदित्य का ध्यान पास में खड़ी लड़की पर जाता है जिसने अपने चेहरे को मास्क से कवर किया था, जिसमें सिर्फ उसकी खूबसूरत आंखें दिख रही थी। आदित्य उसे पहचान गया था, ये वही लड़की है जिसने 6 साल से उसे परेशान कर रखा था। निकिता उसे खुद को घूरता पाकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है, लेकिन आदित्य आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर तो काया का चेहरा काला पड़ गया। वो मन ही मन उस लड़की को कोसने लगती है। आदित्य निकिता के चेहरे का मास्क हटा देता है। निकिता का खूबसूरत चेहरा देखकर उसकी सांसें थम जाती है। न जाने क्यों उसे निकिता को अपने सामने देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वहीं निकिता को देखकर तो काया के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो मन में सोचती है, ये बिच यहाँ क्या कर रही है, कहीं मेरे और आदित्य के बीच में ना आ जाए। निकिता आदित्य से अपना हाथ छुड़ाती है और बोलती है, क्या आपको किसी ने ये नहीं सिखाया कि पब्लिकली किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए मिस्टर मेहरा। आदित्य बोला, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैंने पहली बार तुम्हारा हाथ पकड़ा है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। निकिता अपने हाथ को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए बोलती है, आपको फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे पड़ता है। आपको गंदी चीजें अपने साथ लेकर चलना पसंद है, लेकिन मुझे उन्हें टच करना नहीं पसंद। ये कहते हुए उसका इशारा काया और आदित्य की ही तरफ था, जिसे देखकर काया तो गुस्से से ही पागल हो गई, लेकिन आदित्य के सामने वो कुछ नहीं बोल पाती। आदित्य एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ निकिता को ही देखता रहता है, जो आज बहुत अलग लग रही थी। इतना बोलकर वो हाथ में पकड़ा टिश्यू पेपर डस्टबिन में डाल देती है और फिर शॉपकीपर से बोलती है, ये आइसक्रीम आप मिस काया को ही दे दीजिए, क्योंकि इन्हें मेरी इस्तेमाल की हुई चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इतना बोलकर वो अपने चेहरे पर मास्क लगाती है और वहाँ से निकल जाती है। वहीं उसकी बात सुनकर काया गुस्से से बोलती है, आदि तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं, उसने मेरी कितनी बेइज्जती की। लेकिन आदित्य उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। काया भी गुस्से से उसके पीछे चली जाती है। आदित्य बाहर जाकर निकिता को इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे निकिता कहीं भी नहीं दिखती। वो हताश होकर अपनी कार में बैठ जाता है। काया भी उसके पीछे जाती है, लेकिन आदित्य उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। काया अपने पैर पटककर जोर से चिल्लाती है, आदि। उसके आसपास के लोग उसे अजीब नज़र से घूरने लगते हैं। वो फ़ोन पर अपने मैनेजर को कॉल करके वहाँ आने को कहती है, शर्मा मेंशन। निकिता घर आती है तो उसे गार्डन में ही इशिता और इशिका खेलते हुए दिख जाती हैं। वो उन दोनों के पास जाकर कहती है, क्या तुम लोग का एडमिशन हो गया। उसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों उसकी तरफ देखती हैं। इशिका भागते उसके पास आती है और उसे गले लगाकर बोलती है, हाँ मामा, मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद आया। इशिका बोली, आपका ऑफिस का आज का पहला दिन कैसा रहा। निकिता उसके गालों को चूमते हुए बोलती है, परफेक्ट, पर मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। इशिता अपना सर हाँ में हिला देती है और बोलती है, मम्मा मुझे मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग क्लासेस भी ज्वाइन करनी है। उसकी बात सुनकर निकिता कहती है, अभी आप बहुत छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब मैं आपको यहाँ के बेस्ट बॉक्सिंग क्लासेस में एडमिशन करवा दूंगी। इशिता, मुझे कल से स्टार्ट करना है और सिर्फ
मैं ही नहीं बल्कि इशिका भी मेरे साथ जाएगी। उसकी बात सुनकर इशिका चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं मम्मा, मुझे ये सब नहीं सीखना, और वैसे भी मेरी तो अभी खेलने और खाने की उम्र है, आप मुझ जैसे मासूम बच्चे को इतना खतरनाक काम करने दोगी? इशिता उसके सिर पर मारते हुए कहती है, नौटंकी करना बंद करो, अब तुम इतनी भी छोटी बच्ची नहीं रही कि कल से हम बॉक्सिंग क्लासेस जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। इशिका मासूम सी शक्ल बनाकर निकिता की तरफ देखते हुए कहती है, मम्मा प्लीज़। निकिता उसके गालों को खींचते हुए बोलती है, सॉरी बेबी, इसमें मम्मा कुछ नहीं कर सकती। आप तो जानती हो ना, आपकी बड़ी बहन मेरी भी बात नहीं मानती। इशिका मुंह फुलाते हुए वहाँ से अंदर की तरफ चली जाती है। निकिता निखिल को फ़ोन करके इशिका और शीता का बॉक्सिंग क्लासेस में एडमिशन कराने को कह देती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है। रात को निकिता ईशु और ईशी को जल्दी से सोने को कहकर उन्हें कल सुबह स्कूल जाना था, मेहरा मेंशन। आदित्य अपने बेड पर लेटा हुआ निकिता के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में बार बार निकिता का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था, जो इन 6 सालों में और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। तब भी वो सोचता है, इन 6 सालों में निकिता थी कहाँ? क्या वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है या फिर उसने किसी से और से शादी कर ली है? ये ख्याल आते ही उसमें बेचैनी होने लगती है। वो मन में सोचता है, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? वह सिर्फ एक धोखेबाज लड़की थी जो मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसों और पावर के लिए थी। अच्छा ही हुआ वो मुझसे दूर हो गई। वह गहरी सांस लेता है और वॉशरूम में जाकर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। न जाने कितनी देर तक वो शावर के बहते पानी में भीगता रहता है और फिर चेंज करके बेड पर लेट जाता है। अगली सुबह निकिता बच्चों को उठाकर उन्हें तैयार करती है और उनके लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाती है। बच्चे ब्रेकफास्ट करके निखिल के साथ स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वहीं निकिता भी विधि को बाय करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। द वर्ल्ड ऑफ फैशन कंपनी। निकिता जैसे ही कंपनी में एंट्री करती है, सारे लड़के आहें भरते उसे देखने लगते हैं। उसने आज वाइट कलर की सिंपल सी टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी। उसने अपने बालों को पोनीटेल में बांधा हुआ था। सादगी भरे रूप में भी वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वह अपने कैबिन में जा ही रही थी कि उसने रोहन मिल जाता है। वह रोहन को हेलो बोलती है। रोहन उससे बोलता है, निकिता आज हमारी कंपनी का नया प्रोजेक्ट साइन करने वाली है, इसलिए आज मैंने मीटिंग रखी थी, तुम 15 मिनट के बाद मेरे कैबिन में आ जाना। तभी वहाँ पर 2 लड़के और एक लड़की और आ जाते हैं। रोहन निकिता को उनसे इंट्रोड्यूस कराते हुए एक लड़की की तरफ इशारा करके कहता है, निकिता ये हमारे नए प्रोजेक्ट के हेड हैं, इनका नाम अभय है। और दूसरे लड़के की तरफ इशारा करके कहता है, यह विपिन है और आशी को तो तुम जानती ही हो। निकिता उन दोनों को हेलो बोलती है। बदले में वह सब भी निकिता को हेलो बोलते हैं। विपिन तो निकिता के खूबसूरत चेहरे को देख रहे, इससे निकिता थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही थी। अभय रोहन से बोलता है, सर अभी नई है, इसे हमारे काम करने के तरीके के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे इस प्रोजेक्ट में इंटरफेयर ना करे। उसकी बात सुनकर निकिता अपने आईब्रो उठाते हुए उसकी तरफ घूरने लगती है और बोलती है, मिस्टर अभय, भले ही मैं यहाँ पर नई हूँ, लेकिन मुझे इस काम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आप शायद भूल रहे हैं कि मैं डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की सेकेंड हेड हूँ, इसलिए आप क्या काम करते हैं इस बारे में आपको मुझे इन्फॉर्म करना ही होगा। अभय बोला, सेकंड हेड हो, हेड नहीं, अभी भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारे फैसले लेने का पहला हक मिस्टर रोहन को है। रोहन बोलता है, मुझे लगता है अभय सही बोल रहा है, अभी आप यहाँ पर नहीं हैं इसलिए आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपको इस प्रोजेक्ट से अलग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े कोई फैसले नहीं ले सकती। आपका काम बस सबके काम को देखना होगा और उसकी रिपोर्ट मुझे देनी होगी। निकिता को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वह उन्हें ओके बोल देती है। रोहन और अभय वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विपिन बोलता है, आप अभय की बात को माइंड मत कीजिए मिस निकिता, वह बस जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करता और उसने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है। निकिता उसकी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करती और अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। आशी भी उसके पीछे जाती है और कहती है, निकिता मुझे ना इशिका से मिलने का बहुत मन था, क्या मैं उससे मिलने आपके घर आ सकती हूँ? निकिता बोली, हाँ तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं नहीं चाहती कंपनी में किसी को पता चले कि मेरी 2 बेटियां हैं, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ और तुम्हें पता होगा कि सिंगल मदर के लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये कंपनी में कोई तमाशा हो। आशी बोली, डोंट वरी निकिता, यह सीक्रेट सिर्फ मुझ तक ही रहेगा और वैसे भी इशिका और शीता दोनों ही बहुत प्यारी हैं और मुझे वह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वह दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाती हैं। कुछ देर बाद आशी उसके कैबिन में आती है और बोलती है, निकिता आपको रोहन सर ने अपने कैबिन में बुलाया है, आज हमारी प्रोजेक्ट रिलेटेड एक मीटिंग होने वाली है। वो अपनी फाइल बंद करती है और उसके साथ मीटिंग रूम में जाने लगती है। चलते चलते निकिता उससे पूछती है, वैसे ये मीटिंग है किसके साथ? उसकी बात सुनकर आशी एक्साइटेड होते हुए बोलती है, मेहरा कॉरपोरेशन के CEO मिस्टर आदित्य मेहरा के साथ।
आपको पता है वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और हॉट हैं, पर वह एक प्ले बॉय हैं। हर दूसरे दिन उनका किसी न किसी लड़की के साथ अफेयर की न्यूज़ आती रहती है, लेकिन उनकी कोल्ड पर्सनालिटी को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उनकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी। आशी अपनी धुन में आदित्य की तारीफें करती जा रही थी। वहीं आदित्य का नाम सुनकर निकिता का तो दिमाग ही घूम गया। वो मन में सोचती है, पता नहीं मेरा इस इंसान से पीछा कब छूटेगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिससे नहीं मिलना होता है मैं डायरेक्ट उससे ही मिलती हूँ। वह दोनों जल्दी मीटिंग रूम में आ जाते हैं। निकिता सबसे कॉर्नर की सीट ढूंढकर उस पर बैठ जाती है। अभी आदित्य वहाँ पर नहीं आया था। अभी उसे घूरते हुए बोलता है, तुम्हारा काम बस यहाँ सबको देखना होगा, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टर सिंह जो हेड की चेयर पर बैठे हुए थे, उन्हें अभय का निकिता से ऐसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे घूरते हुए बोलते हैं, मिस्टर अभय, आप शायद भूल गए हैं कि निकिता डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की सेकंड हेड है। आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। भले ही आपने उन्हें इस प्रोजेक्ट से अलग रखा हो, लेकिन फिर भी आपको उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर अभय निकिता को घूरते हुए सॉरी बोलता है। निकिता को उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसका मन कर रहा था कि वह अभय को जमकर खरी खोटी सुना दे, लेकिन वह यहाँ पर शांत रहना ही ठीक समझती है और अपना ध्यान पास रखी फाइलों को पढ़ने में लगा देती है। रोहन, अभय, आशी और विपिन बजट के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। कभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है और बोलता है, मिस्टर मेहरा आ चुके हैं। यह सुनकर सब लोग खड़े हो जाते हैं और सभी मीटिंग रूम में आदित्य की एंट्री होती है। उसके साथ ही नील और काया भी थे, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट आदित्य को पसंद आता तो फिर इसकी मेन मॉडल काया ही होती, इसलिए काया भी उनके साथ ही थी। डायरेक्टर सिंह आदित्य को ग्रीट करते हैं और उनसे हैंडशेक करते हैं। आदित्य बिना किसी भाव के उन्हें हेलो बोलता है। काया भी डायरेक्टर सिंह से बोलती है, हेलो मिस्टर सिंह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। डायरेक्टर सिंह बोलते हैं, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस काया। उम्मीद है कि हम इस प्रोजेक्ट में साथ में काम करेंगे। वैसे आप और मिस्टर मेहरा साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अपनी तारीफ सुनकर काया बहुत खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू बोलती है। उसने आज जानबूझकर आदित्य से मैच करते हुए कपड़े पहने थे ताकि लोगों लगे वह दोनों परफेक्ट कपल हैं। वहीं आदित्य को इन सब चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, लेकिन तभी उसकी नज़र आशी के पीछे खड़ी निकिता पर जाती है, जिसे देखकर वह कुछ पल के लिए हैरान हो जाता है और मन में बोलता है, ये यहाँ पर। काया देखती है कि आदित्य का ध्यान कहीं और है, तो वह उसकी नज़रों को फॉलो करते हुए पीछे देखती है। तो फिर निकिता को वहाँ देखकर वह शॉक हो जाती है और मन में सोचती है, ये यहाँ पर क्यों है। वहीं निकिता अपने होठों पर तंज भरी मुस्कान लिए काया और आदित्य को ही देख रही थी और मन में सोचती है, डायरेक्टर सिंह ने सही कहा, ये दोनों परफेक्ट कपल ही हैं। दोनों ही बहुत घमंडी और गिरे हुए हैं। वहीं बाकी सबको भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि आदित्य का ध्यान निकिता के ऊपर है। वहीं नील जब निकिता को वहाँ देखता है तो उसके भी एक्सप्रेशन काफ़ी शॉकिंग हो जाते हैं। अभय सबका ध्यान निकिता से हटाते हुए बोलता है, मीटिंग शुरू करें मिस्टर मेहरा। उसकी बात सुनकर आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के हाँ में सिर हिला देता है। अभय अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है। उसकी प्रेजेंटेशन सबको काफ़ी पसंद आती है, लेकिन निकिता बस अपनी आंखें छोटी करके प्रोजेक्टर को घूरती रहती है और मन में सोचती है, क्या बकवास है यह, आदित्य को कभी पसंद नहीं आएगी। लेकिन आदित्य का ध्यान अभय के किसी भी बात पर नहीं था, वह तो बस निकिता को ही देखे जा रहा था। ये देखकर अभय और काया दोनों को ही बहुत गुस्सा आ रहा था। अभय मन में सोचता है, क्या ये लड़की मिस्टर मेहता को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। वहीं काया के दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। उसे डर था कि कहीं आदित्य निकिता की खूबसूरती देखकर उसे अपना न ले। काया जब देखती है कि आदित्य का ध्यान निकिता के ऊपर ही है तो उसे बहुत इनसिक्योरिटी महसूस होती है। कुछ ही देर में प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है। डायरेक्टर सिंह बोलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी मिस्टर मेहरा। अब आप बताइए कि आप हमारी कंपनी के साथ ये डील करना चाहते हैं। आदित्य बोला, मुझे प्रेजेंटेशन बिल्कुल बकवास लगी और मुझे प्रोजेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन आपकी कंपनी बल्कि टॉप फैशन कंपनीज में आती है, इसलिए मैं आप सबको एक मौका और देना चाहता हूँ। आप लोग इस प्रोजेक्ट में थोड़ा चेंज करिए और शायद तब मैं इस डील के लिए तैयार हो जाऊँ। उसकी बात सुनकर सब बहुत हैरान हो गए। नील मन में सोचता है, अगर बॉस को कोई प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता तो सीधा उसे रिजेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर दूसरा मौका दे रहे हैं। क्या यह मिस निकिता की वजह से है? वहीं काया नफरत से निकिता को घूर रही थी। अभय बोला, हमें दूसरा मौका देने के लिए थैंक यू मिस्टर मेहरा। मैं जल्दी इस प्रोजेक्ट में कुछ चेंज कर दूंगा और दूसरी प्रेजेंटेशन रेडी करता हूँ। आदित्य बोला, 2 दिन है तुम्हारे पास, अगर तब तक तुम कोई अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दिखा सके तो फिर मैं भी आपकी कंपनी के साथ कोई डील नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर सब हाँ में सर हिला देते हैं। वहीं अभय गुस्से से निकिता को घूर रहा था। उसे लगता है कि ये सब निकिता की वजह से है, क्योंकि निकिता उसके लिए बैड लक है। आदित्य बोला, मिस्टर अभय, वैसे आपने मुझे अभी तक अपनी टीम से नहीं मिलवाया। अभय बोलता है, मिस्टर मेहरा, मैं इस प्रोजेक्ट का हेड हूँ और ये विपिन, ये आशी और ये मिस निकिता शर्मा। आदित्य अपने मन में, मिस शर्मा यानी कि निकिता ने मुझसे डिवोर्स लेने के बाद अभी तक किसी से भी शादी नहीं करी है, जाने क्यों, पर उसे सुनकर कुछ राहत मिलती है।
आदित्य वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे नील और काया भी चले जाते हैं। डायरेक्टर सेम भी वहाँ से अपने कैबिन में चले जाते हैं। रोहन कहता है, अब है मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने क्या बकवास प्रेजेंटेशन बनाई है। मुझे ये डील किसी भी हाल में चाहिए क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभय बोलता है, सर इसमें सारी गलती मिस निकिता की है। आपने देखा नहीं वो मिस्टर आदित्य को कैसे सेड्यूस कर रही थी। पूरी मीटिंग के दौरान उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मिस निकिता पर ही था। मुझे लगता है उनकी ऐसी हरकत की वजह से मिस्टर मेहरा हमसे नाराज हो गए हैं और यह डील कैंसिल कर दी। उसकी बात किसी को भी सही नहीं लगती और वही निकिता गुस्से में अभय को घूरने लगती है। वह अपने दांत पीसते बोलती है, आप अपनी गलती किसी और के सर पर नहीं डाल सकते मिस्टर अभय। कमी आपके प्रेजेंटेशन में थी। और क्या आप बताएंगे मैंने ऐसी कौन सी हरकत करी जिसकी वजह से मिस्टर आदित्य मुझसे सीड्यूस हो गए। क्या मैंने उनसे बात करी? क्या मैंने उनके आगे खुद की नुमाइश की? वह मुझे घूर रहे थे। वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अगर आप अच्छा काम नहीं कर सकते तो आप उसके लिए किसी और को ब्लेम भी नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर अभय को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, अगर मैं अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता तो क्या आप बना सकती हैं मिस निकिता। आपको पता होना चाहिए कि मेरी बनाई प्रेजेंटेशन की वजह से ही इस कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ है। रोहन कहता है, अब दोनों शांत हो जाइए मिस्टर अभय, आपको कोई हक नहीं मिस निकिता से ऐसे बात करने का। कमी आपकी प्रेजेंटेशन में ही है। अब मैं आपके सहारे नहीं रह सकता, इसलिए कल आप सब अपनी अपनी प्रेजेंटेशन बनाकर लाएंगे। जिसकी प्रेजेंटेशन मुझे सबसे अच्छी लगेगी वही इस प्रोजेक्ट का हेड बनेगा। इतना बोलकर मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। अभय भी गुस्से से निकिता को घूरते वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही विपिन निकिता से पूछता है, मिस ब्यूटीफुल क्या आप आदित्य मेहरा को पहले से ही जानती हैं। उसके मुंह से खुद के लिए मिस ब्यूटीफुल सुनकर निकिता उसे घूरने लगती है और बोलती है, नहीं मैं मिस्टर मेहरा से कभी नहीं मिली, मैंने बस उनके बारे में आर्टिकल्स और न्यूज़ में देखा है। विपिन कहता है, चलिए कोई नहीं, कम से कम अब हमें भी अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा। बस सब भी अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं और प्रेजेंटेशन रेडी करने लगते हैं। आदित्य अपनी कार में बैठा हुआ निकिता के बारे में ही सोच रहा था। वह मन में सोचता है, अगर निकिता ने मुझसे डिवोर्स लिया क्योंकि वह किसी से प्यार करती थी और फिर भी उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की। ऐसे ही कई सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे जिसका जवाब सिर्फ निकिता दे सकती थी। वहीं उसके बगल में बैठी हुई काया के चेहरे का रंग उड़ा था। वह मन में सोचती है कि निकिता के सामने आ जाने से मेरा बना बनाया प्लान बर्बाद न हो जाए। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। वह अपना फ़ोन निकाल कर किसी को मैसेज टाइप करके सेंड कर देती है। कुछ देर में उनकी कार कंपनी के बाहर पहुंच जाती है। नील कार से उतरकर आदित्य के साइड वाला डोर ओपन करता है जिसमें आदित्य बाहर आता है। काया भी जल्दी से कार से उतरती है और उसकी तरफ आ जाती है। वह जैसे आदित्य के पास पहुंचने वाली थी, अचानक से उसकी हील्स किसी चीज़ से टकरा जाती है और वह आदित्य के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे आदित्य और काया एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। काया तो आदित्य के परफेक्ट फेस में खो जाती है, लेकिन आदित्य एक झटके से उसे खुद से दूर कर देता है और उसे इग्नोर करके अंदर की तरफ चला जाता है। ये उसके जाते ही काया के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह मुड़कर कंपनी के गार्डन की तरफ देखती है जहाँ पर एक आदमी खड़ा था। वह आदमी काया को अपना अंगूठा दिखाते हुए थम्स अप करता है और मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। इस आदमी के हाथ में एक छोटा सा कैमरा था। वो अपने कैमरे में आदित्य और काया की फोटो देखकर मुस्कुरा देता है, वहां से निकल जाता है। दरअसल ये आदमी काया के लिए ही काम करता था। आदित्य और काया के बीच अफेयर के कितने भी न्यूज़ छपती थी वह सब इसी आदमी की वजह से थी। काया सबको दिखाना चाहती थी कि वह आदित्य की गर्लफ्रेंड है ताकि और कोई लड़की आदित्य को सेड्यूस ना कर सके, इसलिए वह ऐसे ही छुपकर अपने और आदित्य की कुछ फोटोज क्लिक कराती थी और उन्हें मीडिया में दे देती थी। आदित्य को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि काया की वजह से कोई और लड़की उसके आसपास नहीं भटकती थी। शायद इसीलिए आदित्य काया को झेलता था। सनशाइन स्कूल। आज इशिका और इशिता के स्कूल का पहला दिन था। वह दोनों अपनी क्लास में बैठे थे। तभी उनके पास एक लड़की आती है और अपना हाथ आगे करके बोलती है, हेलो मेरा नाम शुभी है, क्या तुम दोनों मेरी दोस्त बनोगी। उनकी आवाज़ सुनकर वह दोनों उसकी तरफ देखती हैं तो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है क्योंकि शुभी बहुत क्यूट थी। शुभी भी 5 साल की ही थी। इशिता उसके गाल खींचते हुए बोलती है, ईशी तुम मुझसे दोस्ती करेगी क्योंकि तुम ईशी के जैसी ही क्यूट और ब्यूटीफुल हो। उसकी बात सुनकर शुभी खुश हो जाती है और फिर अपनी मासूम आंखों से इशिता की ओर देखकर बोलती है। इशिता भी मुस्कुराते हुए उससे हेलो कहती है। वैसे इशिता को ज़्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं था, लेकिन शुभी दिखने में बहुत ही पतली प्यारी और मासूम सी थी, इसलिए वह उसे बहुत पसंद आई थी। वह तीनों आपस में बात करने लगते हैं। बातें तो सिर्फ शुभी और इशिका ही कर रही थी। इशिता तो सिर्फ हाँ और नहीं में सिर हिला रही थी। कुछ देर में क्लास में टीचर आ जाते हैं और वो सभी अपना ध्यान किताबों में लगा देते हैं। कुछ ही देर में, कुछ घंटों में स्कूल ओवर हो जाता है और निखिल उन दोनों को लेने आता है। उसके बाद वे दोनों बॉक्सिंग क्लासेस में जाती हैं क्योंकि निकिता ने उनका एडमिशन वहाँ पर करा दिया था।
इशिका और ईशिता दोनों बॉक्सिंग क्लासेस चले जाते हैं। वहाँ के ट्रेनर उन दोनों को बॉक्सिंग की बेसिक स्टेप्स बताते हैं। इशिता बहुत ध्यान से उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। वहीं इशिका मुंह बनाते हुए वहाँ बैठी थी। इशिका कहती है, दीदी ये सब कितना बोरिंग है, मुझे कल से यहाँ नहीं आना। इशिता उसे घूरते हुए कहती है, मुंह बनाना बंद करो और स्टेप्स पर फोकस करो। इतना बोलकर वो अपने ट्रेनर की तरफ देखने लगती है। हालांकि इशिता को इस उम्र में ही काफ़ी अच्छी बॉक्सिंग आती थी, लेकिन फिर भी उसे इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। इशिका मुंह बनाते हुए अपनी बहन को देखती है, जो बहुत ध्यान से ट्रेनर को देख रही थी। वो भी ट्रेनर को ध्यान से देखने लगती है और मन में सोचती है, ओ माय गॉड, ये ट्रेनर अंकल कितने हॉट और हैंडसम है। काश ये और मम्मा एक साथ हो जाएं। वो अपने सपने में खो जाती है। वो सपना देखती है कि उसकी मम्मा वेडिंग ड्रेस में खड़ी है। दूसरी तरफ से ट्रेनर सब ब्लैक टक्सीडो में आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, और इशिका इशिता दोनों प्रिंसेस ड्रेस में निकिता के पास खड़ी हैं। ट्रेनर निकिता का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और उस पर किस करने ही वाले थे कि तभी इशिता उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इशिका इशिता से बोलती है, क्या दीदी, वो बस मम्मा को किस करने ही वाले थे और आप बीच में आ गई। तभी उसे सभी बच्चों के हंसने की आवाज़ आई, जिससे वो होश में आती है। उसके सामने खड़े ट्रेनर और इशिता उसे घूर रहे थे। वह अपना चेहरा इधर उधर करके चारों तरफ देखने लगती है। ट्रेनर कहता है, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है इशिका? आपकी शादी में। इशिका बुदबुदाती है, जिसे ट्रेनर ने तो नहीं सुन पाते, लेकिन इशिता सुन लेती है और मन ही मन उसे कोसने लगती है। ट्रेनर कहता है, क्या कहा तुमने? इशिका हड़बड़ाते हुए बोली, मैं तो आपके बताए टॉपिक के बारे में ही सोच रही थी। ट्रेनर, ओके तो बताइए, लिटिल मिस के बॉक्सिंग खेलों की शुरुआत कब से हुई? इशिका पाउट बनाकर बोलती है, जब दो लोगों के बीच लड़ाई हुई थी। उसका सवाल सुनकर सब हंसने लगते हैं, तो इशिका मायूस सा चेहरा बनाकर अपनी बहन को देखने लगती है, जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। ट्रेनर उसे थोड़ा बहुत डांट कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इशिता उसके कान खींचते हुए बोलती है, आज घर चलो, तुम्हारी सारी शैतानियां बाहर निकालती हूँ। इशिका बोली, आउच दी, दर्द हो रहा है, मैं कल से पक्का कोई शैतानी नहीं करूँगी, इशी प्रॉमिस। इशिता उसे छोड़ देती है। ऐसे ही कुछ देर में उनकी क्लास ओवर हो जाती है। वे दोनों बाहर आते हैं तो उन्हें निकिता अपनी कार के पास खड़ी दिखती है। उसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और भागते हुए जाकर उसके पैरों से लिपट जाते हैं। निकिता भी अपने घुटनों के बल बैठकर उन दोनों को गले लगा लेती है। आसपास के लोग उन तीनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो तीनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। निकिता उन दोनों को कार में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर दोनों के माथे को चूमकर पूछती है, आप दोनों का दिन कैसा गया? क्या आपने दोस्त बनाए? इशिका एक्साइटेड होकर उससे बोलती है, आज हमने बहुत एंजॉय किया और न्यू फ्रेंड भी बनाई, जो बिल्कुल मेरी तरह क्यूट है और उसका नाम शुभी है। इशिता बोली, वैसे तुम मम्मा को ये क्यों नहीं बताती कि आज पहले ही दिन तुमने ट्रेनर से डांट पड़ी, क्योंकि तुम खुली आंखों से सपने जो देख रही थी। निकिता इशिका को घूरने लगती है तो इशिका मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है, ओफो दीदू, मैं तो ट्रेनर सर के साथ मॉम की सेटिंग करवाने की सोच रही थी। उसकी बात सुनकर निकिता और इशिता दोनों से घूरने लगती हैं, तो वो अपनी जुबान को दांतों से काट लेती है और मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है, आई एम सॉरी। निकिता एक हाथ से उसके कान खींचते हुए बोली, सॉरी की बच्ची, तुम आजकल बहुत ज्यादा शैतान होती जा रही हो। इशिका मासूम सी शक्ल बनाकर, मैं सॉरी की नहीं, आपकी बच्ची हूँ। निकिता मुस्कुराते हुए उसकी सारी बातें सुन रही थी और वो तीनों जल्द ही शर्मा मैंशन पहुंच जाते हैं। निकिता उन दोनों को फ्रेश होने के लिए बोलती है और खुद उनके लिए नूडल्स बनाने लगती है। तभी वहाँ पर विधि भी आ जाती है और उसे पीछे से गले लगाकर बोलती है, निक्कू तुझे पता है मुझे तेरे हाथ के नूडल्स खाने का बहुत मन था और तू देख तू बना भी रही है। तभी पीछे से निखिल उसके सर पर टैप करके बोलता है, तू तो हमेशा भूखी रहेगी मोटी, यह नहीं कि कभी उसकी हेल्प भी कर दिया कर। तभी पीछे से आती हुई इशिका बोली, आप मेरी विदु को मोटी कैसे बोल सकते हैं, वह तो एकदम क्यूट है, बिल्कुल मेरे जैसी। निखिल बोलता, मैं तो भूल गया था प्रिंसेस, वैसे मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। उसकी बात सुनकर सब लोग उसे देखने लगते हैं। निखिल विधि को साइड हक करके बोलता है, हम दोनों नेक्स्ट मंथ शादी कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। निकिता सबके लिए नूडल सर्व करती है और वो लोग बातें करते हुए अपना फूड एंजॉय करने लगते हैं। मेरा इंडस्ट्रीज। आदित्य के केबिन का माहौल थोड़ा सा सीरियस था। वहाँ पर चारों तरफ सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। तभी केबिन का डोर नॉक होता है और नील अंदर आता है। केबिन का माहौल देखकर वो भी अंदर ही अंदर डरने लगता है। वह अकलाते हुए बोलता है, बॉस आपने मुझे बुलाया। आदित्य भारी आवाज में, अगर कोई लड़की तुम्हें किसी दूसरे लड़के के लिए छोड़ दे लेकिन फिर भी वो उस लड़के के पास न जाए तो इसका क्या मतलब होगा? उसका अजीब सा सवाल सुनकर नीलू से हैरानी से देखने लगता है। तभी उसे आदित्य की घूरती नजरें खुद पर महसूस होती हैं तो वह हड़बड़ा कर बोलता है,
बॉस, मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई लड़की आई ही नहीं, तो मैं आपके सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर आदित्य अपने इमोशनल चेहरे से उसे देखने लगता है तो नील थोड़ी हिम्मत करते हुए बोलता है, वैसे ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो लड़की कैसी है। अगर वो साफ दिल की है तो वो कभी आपको धोखा नहीं देगी, और अगर वो आपसे प्यार ही नहीं करती तो जरूर दूसरे लड़के को अपना लेगी, और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि शायद उस लड़के को ही गलतफहमी हुई हो। उसकी बात सुनकर आदित्य मन में सोचता है कि क्या मुझे भी कोई गलतफहमी हुई है। वो नील को केबिन में जाने को बोल देता है और खुद पुरानी बातों के बारे में सोचने लगता है। फ्लैशबैक 6 साल पहले। आदित्य निकिता से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी मॉम के प्रेशर देने पर वो निकिता से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। आदित्य मन में सोचता है, मैं निकिता से बोल दूंगा कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, और वह मॉम को मना कर दे। उसकी सोच को देखकर उसकी माँ उसके कान खींचते हुए बोलती है, अगर तुम्हारे दिमाग में इस शादी से बचने का कोई ख्याल आ रहा है तो निकाल दो, क्योंकि अगर तुमने शादी नहीं करी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, और तुम निकिता को किसी भी तरह से डराओगे नहीं, तुम्हें मेरी कसम है। उनकी बात सुनकर आदित्य गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। वह जानता था कि उसकी माँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, पर वह दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से ही करता था, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। वह निकिता से मिलने के लिए जाता है। वह देखता है कि निकिता यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी है। वह उसकी तरफ जाने लगता है, तभी वह देखता है कि एक लड़का निकिता के पास आता है और अपने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज कर देता है। यह देखकर आदित्य अपनी जगह पर ही रुक जाता है। निकिता और उस लड़के ने अभी तक आदित्य को नहीं देखा था। निकिता उस लड़के से कहती है, रोहित, ये तुम क्या कर रही हो? देखो, हम दोनों बस दोस्त हैं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लड़का, जिसका नाम रोहित था, वह बोलता है, निकिता प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी तो मेरे साथ खुश रहती हो। निकिता चिढ़ते हुए बोलती है, खुश तो मैं अपने कुत्ते टॉमी के साथ भी रहती हूँ, तो क्या मैं उससे शादी कर लूँ? इतना बोलकर निकिता वहाँ से आगे जाने लगती है, लेकिन रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, निकिता प्लीज़, क्या कमी है मुझ में? तुमने मुझसे बोला था कि अगर मैं 6 महीने तुम्हारे सारे खर्चे उठाए तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी, लेकिन अब तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है? निकिता परेशान होते हुए बोलती है, हाँ सही कहा तुमने, मुझे तुम्हारे पैसों से ही मतलब था, लेकिन अब तुम्हारे डैड का बिजनेस भी बंद होने के कगार पर है, और तुम्हारे पास है ही क्या? ना शक्ल अच्छी है, ना ही तुम्हारे पास पैसे हैं, और जब मेरी शादी आदित्य मेहरा जैसे अमीर इंसान से होने वाली है तो तुम जैसे फटीचर के साथ क्यों रहूंगी? इतना बोलकर वहां से चली जाती है। उसके पीछे खड़ा आदित्य, जो ये सब सुन रहा था, वो गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। निकिता वहां से अपनी कार की तरफ चली जाती है। वो जैसे ही अपनी कार में बैठने वाली होती है, तभी वहां पर आदित्य आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। आदित्य को वहां देखकर निकिता खुश हो जाती है और बोलती है, आदि तुम यहाँ, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। आंटी ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम शादी के लिए मान गए हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आदित्य अपने एक्सप्रेशन लेस फेस से उसे बुरी तरह घूरने लगता है। उसका मन कर रहा था कि वो निकिता का भी गला दबा दे। वह मन में सोचता है, कितनी बेशरम लड़की है ये, पता नहीं माँ को इसमें क्या अच्छा दिखा। वो गुस्से से बोलता है, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए निकिता डर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि आदित्य बहुत कोल्ड पर्सनैलिटी वाला इंसान है। आदित्य उसकी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और उसे दूसरी तरफ बैठने का इशारा करता है। निकिता भी डरते हुए कार में बैठ जाती है। कुछ ही देर में उनकी कार एक पहाड़ी के पास आकर रुकती है। आदित्य कार से बाहर आता है तो निकिता भी उसके पीछे आती है और बोलती है, आदि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? आदित्य मेहरा यही नाम है मेरा, मैंने तुम्हें अभी इतना हक नहीं दिया कि तुम मुझे मेरे निक नेम से बुलाओ। आदित्य चिल्लाते हुए बोलता है। उसकी आवाज़ सुनकर निकिता अंदर ही अंदर डरने लगती है, लेकिन फिर हिम्मत करके बोलती है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो आदि, हमारी शादी होने वाली है। आदित्य बोलता है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैंने माँ से बोला तो वो नाराज़ हो जाएंगी। तुम माँ से बोल दो कि तुम किसी और से प्यार करती हो। निकिता बोली, मैं उनसे झूठ के बोलूँ, मैं किसी और से प्यार नहीं करती हूँ। आदित्य गुस्से से उसके दोनों कंधे पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, सही कहा, तुम किसी से प्यार नहीं करती, बस तुम लोगों के पैसे और पावर से प्यार करती हो। निकिता ना समझी में उसे देखने लगती है और बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो आदित्य? आदित्य बोला, शक्ल तो ऐसे बना रही हो जैसे तुमसे ज़्यादा मासूम कोई और है ही नहीं। मैंने देखा तुम्हें, तुम कैसे उस लड़के की इंसल्ट कर रही थी जो तुमसे अपने प्यार का इजहार कर रहा था। मैंने तुम्हारी जैसी गिरी हुई लड़की आज तक नहीं देखी। उसकी बात सुनकर निकिता समझ जाती है कि वह उसकी और रोहित की बात कर रहा है। वह आदित्य को समझाते हुए बोलती है, आदित्य मेरी बात सुनो, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी। आदित्य बोला, गलत फहमी माय फट, तुम भले ही मुझसे शादी कर लो, लेकिन तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम भले ही मेरी माँ की बहू बन जाओ, लेकिन तुम कभी भी मेरी बीवी नहीं बन पाओगी। इतना बोलकर वह निकिता को पीछे की तरफ धक्का देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही निकिता जमीन पर बैठकर रोने लगती है। निकिता रोते हुए वो बोलती है, आदि मुझे इतना गलत कैसे समझ सकता है? उससे जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मुझे उससे बात करनी होगी।
इतना सोचकर वह अपने आंसू पहुंचती है और वहां से पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ती है। तभी फ़ोन के रिंगटोन से आदित्य प्रेजेंट में वापस आता है। स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अंदर आता हुआ नील जब अपने खड़ूस बॉस के चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तभी आदित्य के आगे की बात सुनकर तो उसके हाथ से फाइल छूटकर जमीन पर गिर जाती है। क्या आदित्य को सच में कोई गलतफहमी हुई है? और वह लड़का कौन था जिसने निकिता को प्रपोज किया था? निकिता ने उससे ऐसे बात क्यों की? आदित्य ने निकिता को खुद ही अपने से दूर जाने पर मजबूर किया था। निकिता से अपनी इच्छा से अलग होने के बाद भी आदित्य क्यों निकिता के बारे में ही सोचता रहता है? क्या आदित्य अपनी ही फीलिंग से अनजान है? कब एहसास होगा उसे अपने ही दिल की फीलिंग्स का? जानने के लिए सुनते रहिए बाउंडेड लव, प्यार से बंधा एक अटूट रिश्ता, ऑडियो रिश्तों की कहानियाँ पर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाने से पहले कहानी को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कहानी के आने वाले सभी एपिसोड्स और कहानियाँ सुन सकें। कहानी अच्छी लग रही हो तो कमेंट कर जरूर बताएं और कहानी सुनने में रुचि रखने वाले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी आपके साथ कहानी को एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलते हैं कल कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। 2-3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, इसलिए हो सकता है कि कहानी की वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, रिकॉर्डिंग में भी कहीं गड़बड़ हो, तो उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा चाहती हूँ। बहुत बहुत क्षमा उसके लिए। प्लीज़ आप कहानी सुनते रहिए। मेरी कोशिश है कि मैं कंटिन्यू कहानी लाती रहूँ, इसलिए थोड़ा गला वाला ख़राब होने पर, फीवर होने पर भी मैं कहानी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी।